जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉस्मिक चिल्ड्रन एकेडमी राजगढ़। ये 12th एजी क्लास रहेगी, 12th बायो एजी। और हम आज चैप्टर 3 की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है इम्पोर्टेंट पेस्ट इंसेक्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज। की जो फसलें होती हैं या जो हम अनाज सुरक्षित करके रखते हैं, उनमें से कौन से कीट हैं, इंसेक्ट है जो उसको हानि पहुंचाते हैं। शुरुआत करेंगे हम एक टर्म एंटोमोलॉजी से। कीट विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? कीट विज्ञान। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज जूलॉजी। इंसेक्ट जो होते हैं बेसिकली फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। आर्थ्रोपोडा मीने होता है, आर्थ्रो मीने जॉइंटेड और पोडा मीने होता है लेग, यानी कि जो लेग मिलेगी वो पेड़ में पाई जाती है। यहाँ पे 3 और 4 पेयर ऑफ लेग आर फाउंड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को बेसिकली हम यहाँ पर केवल 2 ही क्लास है वो डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली यही क्लास जो है इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड की गई है। इंसेक्टा जो होता है कीट, ये जो इंसेक्टा होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो बात है, खास बात रहेगी वो कि 3 पेयर ऑफ लेग, यानी कि जो पेयर ऑफ लेग है वो 3 मिलते हैं, 3 जोड़ी पाँव मिलते हैं। और सेकंड जो रहेगा इसके अंदर जो बॉडी है वो डिवाइड इनटू 3 पार्ट। जो इसकी बॉडी होगी, शरीर होगा, वो 3 भागों में विभाजित होगा। सबसे पहला हेड यानी कि सर, फिर थोरैक्स यानी कि वक्ष, और एब्डोमेन यानी कि पेट। और जो आर्किटिडी होते हैं वो कीट की जो वर्ग होती है या क्लास होती है उससे कैसे डिफर करते हैं, उससे कैसे विभिन्न होते हैं। आर्किटिडी जो होती है उसके अंदर 4 पेयर ऑफ लेग, 4 जोड़ी पांव मिलते हैं, जबकि हमें कीट के अंदर 3 पेयर ऑफ लेग मिलते थे, यानी कि 3 जोड़ी पांव मिलते थे। दूसरी बात क्या है, आर्किटिडी जो होती है वर्ग, इसके अंदर जो बॉडी होती है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। जैसा हमने देखा था कि इंसेक्टा जो कीट है उसके अंदर 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अब आर्किटिडी के में कौन कौन से पार्ट हैं? आर्किटिडी में हेड मिलेगा, सिर मिलेगा, एब्डोमेन पेट मिलेगा, वक्ष यानी कि थोरैक्स जो है वो आर्किटिडी में रहेगा अब्सेंट। अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं इंसेक्ट के बारे में। इंसेक्ट जो होते हैं हैव 20 सेगमेंटेशन। उनकी जो बॉडी होती है उसमें 20 खंड मिलेंगे। सेकंड क्या होगी? लेग एंड बॉडी इज सेगमेंटेड, कि जो पांव और जो शरीर होगा वो क्या होगा? खंडित होगा। बॉडी इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट। बॉडी जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड की गई, यहाँ पे हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है। अब क्या होता है, वो जो 20 सेगमेंटेशन है वो किस तरह से डिवाइड की गई है, यानी कि जो 20 खंड है वो पूरी बॉडी के अंदर किस तरह से बांटे गए हैं। जो पहले 3 सेगमेंट होंगे, फर्स्ट के 3 सेगमेंट, वो कंट्रीब्यूट करके क्या बनेंगे? हेड की फॉर्मेशन करते हैं। सॉरी, पहले 6 सेगमेंट, 6 जो सेगमेंट होंगे वो कंट्रीब्यूट करके क्या बनाएंगे? हेड की फॉर्मेशन करेंगे। फिर 3 सेगमेंट हैं वो कंट्रीब्यूट करके फॉर्मेशन करेंगे वक्ष यानी थोरैक्स की। और लास्ट के जो 11 सेगमेंट है वो कंट्रीब्यूट करके फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर किसकी? एब्डोमेन यानी कि पेट की, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो लेग और बॉडी होती है वो डिवाइड होती है, तो मैं यहाँ पर लेग को अभी डिवाइड करके दिखा रहा हूं कि ये है लेग का डायग्राम। लेग जो होती है इंसेक्ट की कुछ ऐसी दिखाई देती है, जो कि 5 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। फर्स्ट जो पार्ट होता है जो बॉडी से अटैच होता है इंसेक्ट की, वो कहलाता है कोक्सा। सेकंड जो इससे अगला जो पार्ट होगा वो होगा ट्रोकेंटर। थर्ड जो पार्ट होगा लेग का वो होगा टीबिया, सॉरी फीमर। और फोर्थ जो पार्ट होगा टीबिया। और लास्ट का पार्ट यानी 5th पार्ट, 5वां जो हिस्सा होगा लेग का, पांव का, वो होगा टार्टस। टार्टस को भी आगे चल करके 3 भागों में डिवाइड किया गया है। परी यानी कि पहले जो आती है, मीजो यानी कि मध्यवाड़ी, और मेटा यानी कि सबसे आखिर वाली। तो परीटार्टस, मीजोटार्टस और मेटाटार्टस। इस तरह से ये कुछ डेफिनेशन थी इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा इसके अंदर, जैसे मैंने अभी बताया है कि जो इंसेक्ट की बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो एक एक पार्ट को ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले मैंने बताया है हेड, ठीक है। हेड जो होता है इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? हेड के पास क्या होती है?
पेयर ऑफ एंटीना। एंटीना, एंटीना को बोलते हैं श्रृंगिका। एंटीना का जो फंक्शन होता है वो होता है स्मेल का, स्विमिंग, मेटिंग, ठीक है। इसके बाद सेंस, स्टिमुलेशन, यानी कि सेंस स्टिमुलेशन का मतलब है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण में अगर कोई चेंज होता है तो वो इसको अपनी जो एंटीना होती है, श्रृंगिकाएं होती है, ये संवेदना ग्रहण करते हैं, इससे प्राप्त कर लेते हैं कि जो बाहरी वातावरण में क्या बदलाव हुआ है। तो जो स्मेल है, स्विमिंग है, मीटिंग है, सेंस स्टिमुलेशन, ये कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुण होते हैं एंटीना के पास, ठीक है। एंटीना के पास ऐसी क्या चीज है जो ये सारे फंक्शन कर लेते हैं? एंटीना के पास पाया जाता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ये जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं ये स्मेलिंग में, स्विमिंग में, मीटिंग में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है उसको पता कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? पेयर ऑफ कंपाउंड आई। पेयर ऑफ कंपाउंड आई कि इसके पास जो होते हैं जोड़े में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सामने का दृश्य है, वो देख पाता है। और थर्ड क्या होती है, इसके पास जो हेड होता है उस पे माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मुखांग। और मुखांग जो होंगे वो इसके च्युइंग एंड बाइटिंग टाइप होंगे। च्युइंग और बाइटिंग क्या होती हैं? चबाने और काटने वाले इसके क्या होते हैं? मुखांग जो होते हैं, यानी कि माउथ पार्ट वो पाए जाते हैं। ये होता है हेड कंप्लीट। नेक्स्ट जो होता है वो होता है थोरैक्स। थोरैक्स जो होता है उसको बोलते हैं वक्ष। थोरैक्स पे क्या पाए जाते हैं? थोरैक्स जैसे अभी मैंने बताया है कि इसके थोरैक्स जो होती है वो 3 सेगमेंटेशन यानी कि 3 खंडों से मिलकर थोरैक्स यानी कि वक्ष बना होता है। वक्ष का जो पहला सेगमेंट होगा यानी कि फर्स्ट सेगमेंट, उसमें एक पैर मिलेगा लेग का। सेकंड जो सेगमेंट होगा उसके पास दूसरा पैर मिलेगा, ठीक है, लेग का। और जो थर्ड सेगमेंट होगा उसके पास तीसरा पैर मिलेगा लेग का। तो इस तरह से 3 सेगमेंट है, प्रत्येक सेगमेंट पे एक पैर है, तो टोटल कितने जाते हैं? यहां पर 6 लेग देखने को मिलती है। 6 लेग यानी कि 6 पांव। 6 पांव होते हैं तो वो कहलाता है षटपाद। क्या कहलाता है? षटपाद। इसके अलावा जो थोरैक्स होती है उस थोरैक्स पे 2 पेयर ऑफ विंग और 1 पेयर ऑफ विंग। सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट। सेकंड जो सेगमेंट होता है थोरैक्स यानी वक्ष का, उसके ऊपर 2 पेयर ऑफ विंग मिलते हैं, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड सेगमेंट होगा उस पे एक पेयर मिलेगा और थर्ड सेगमेंट होगा उस पे भी एक पेयर मिलेगा। इस तरह से मतलब क्या है, सेकंड और जो थर्ड पेयर होते हैं उस पे 2 पेयर ऑफ विंग्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? काफी सारे ऐसे भी इंसेक्ट हैं जिसके ऊपर केवल क्या होता है, एक पेयर का ही, जो एक पेयर होता है विंग्स का वो पाया जाता है। और काफी सारे इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं भाई जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का विंग्स जो होगा वो नहीं पाया जाएगा। काफी सारे इंसेक्ट ऐसे भी हैं जिसके अंदर विंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? थोरैक्स यानी वक्ष यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो रेस्पिरेशन होता है यानी कि श्वसन, वो किसके द्वारा होता है? ब्रांच रेस्पिरेटरी ट्यूबल्स, यानी कि जो रेस्पिरेशन होगा, श्वसन होगा,
वो शाखित श्वसन नलिकाओं के द्वारा होगा। यहाँ पर केवल हम मॉर्फोलॉजी करेंगे, एनाटॉमी जो होगी वो डिफाइन नहीं की जाएगी, बाहरी संरचना ही देखी जाएगी, जो आंतरिक संरचना है उसको डिफाइन नहीं किया जाएगा। और एक्सक्रीटरी यानी कि उत्सर्जन यानी कि मल को त्यागना, तो मल जो होता है वो किसकी सहायता से त्यागता है? माल फीजियन ट्यूबल्स, यानी कि इसके पास कुछ मालपीघी क्या होती है? मालपीघी नलिका होती है, उसके द्वारा जो उत्सर्जन है या मल है वो त्याग दिया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? जो इसकी बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी यानी कि शरीर गुहा। बॉडी कैविटी कैसी होती है? जो बॉडी कैविटी है वो हीमोसील होगी। हीमोसील मतलब क्या होता है कि बॉडी कैविटी के अंदर ही क्या होगी? रुधिर गुहा पाई जाएगी। बॉडी कैविटी के अंदर ही क्या होगी? रुधिर गुहा मिलेगी। ठीक है, ये होता है बॉडी कैविटी के बारे में। नेक्स्ट जो होगा वो इसके अंदर जो बॉडी होती है इंसेक्ट की, कीट की, जो शरीर होता है कीट का वो इलोंगेटेड लंबाई में मिलेगा, बोनलेस हड्डी रहित होगा, यानी कि किसी प्रकार का कंकाल नहीं मिला जाएगा, और एक्सटर्नली कवर्ड विद किटिन। एक्सटर्नली कवर्ड विद किटिन यानी कि बाहर से जो है ना वो ढका हुआ होगा काइटिन नामक, किटिन नामक एक आवरण के द्वारा। कवर क्या होता है? आवरण। उसके द्वारा क्या होगा? वो कवर्ड होगा यानी कि ढका होगा। अब ये काइटिन क्या होता है? काइटिन जो है वो क्या है? ग्लूकोज का डेरिवेटिव होता है। किसका? ग्लूकोज का डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? जो इंसेक्ट होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। क्या होता है? यूनिसेक्सुअल यानी कि जो मेल है एंड फीमेल वो क्या होंगे? डिफर होंगे, अलग अलग रहेंगे। मेल इंसेक्ट अलग होगा और फीमेल इंसेक्ट जो है वो अलग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर जो लाइफ साइकिल होती है वो इसकी कंप्लीट पाई जाती है। लाइफ साइकिल दो प्रकार से डिस्क्राइब की गई है इंसेक्टा जो क्लास है, इंसेक्ट क्लास के अंदर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं कायांतरण। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि जो उसका जीवन चक्र है वो कितनी अवस्थाओं का बना होता है। तो जो जीवन चक्र है वो उसको बोला जाता है कायांतरण। कायांतरण है यहाँ पर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कंप्लीट और दूसरा होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं हम पूर्ण, यानी कि कायांतरण पूर्ण, और दूसरा होता है अपूर्ण। बहुत सारे इंसेक्ट यानी कि कीट ऐसे हैं जिसके अंदर मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण या तो पूर्ण होता है या अपूर्ण होता है। पूर्ण कैसे होता है कि जो जीवन चक्र होता है यानी कि लाइफ साइकिल, उस लाइफ साइकिल में हमें अगर पूर्ण होगा तो सारी अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। अवस्थाएं कौन कौन सी होती है कि सबसे पहले क्या बनता है? एग बनता है, हमें पता है। एग से लार्वा बनता है और लार्वा से प्यूपा अवस्था बनती है और प्यूपा से क्या बनता है? अडल्ट। यानी कि सबसे पहले क्या बनता है? अंडा। अंडा से जो बनेगा वो बनेगा लार्वा, लार्वा से बनेगा प्यूपा और लास्ट में क्या बनेगा? प्रौढ़ यानी कि विकसित। अपूर्ण कैसी होती है? ठीक है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट जो कायांतरण होगा यानी कि ऐसा इंसेक्ट जिसके जो जीवन चक्र है उसमें केवल 3 ही अवस्थाएं, 3 स्टेजेस आर अकर। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? सबसे पहले तो एग होता है, अंडा होता है, इससे बनता है निम्फ, इसको शिशु भी बोलते हैं। शिशु जो होता है ना, इसकी इंपॉर्टेंट बात होती है ये विंगलेस होता है, पंख रहित होता है
और नीम से फॉर्मेशन होती है अडल्ट यानी कि प्रौढ़। ठीक है, तो पता चल गया कायरकण पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण जो होगा उसके अंदर जो जीवन चक्र है उसके अंदर सारी की सारी अवस्थाएं देखने को मिलेगी, जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा, प्रौढ़। और जो कायरकण अपूर्ण होते हैं वो होता है जिसके अंदर केवल 3 ही अवस्थाएं देखने को मिलती है, अंडा, शिशु और प्रौढ़। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है वो हम करेंगे कि जो इंसेक्ट होते हैं वो किस प्रकार से हमारी फसलों को हानि पहुंचाते हैं, उनका बेस क्या है फसलों को हानि पहुंचाने का। तो जो इंसेक्ट है इंसेक्ट इनफेस्ट द क्रॉप, कि जो इंसेक्ट होते हैं हमारी क्रॉप को इन्फेस्ट करते हैं यानी कि हानि पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं, उसको हमने डिवाइड किया है 4 टाइप यानी कि 4 प्रकार से। ठीक है, इंसेक्ट इन्फेस्ट द क्रॉप, कि वो इंसेक्ट जो हमारी क्रॉप को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको हमने 4 भागों में बांटा गया है। इंसेक्ट को हमने 4 भागों में नहीं बांटा गया है, क्रॉप के अंदर होने वाले क्रॉप को जो डैमेज करते हैं उस प्रकार से। जैसे फर्स्ट क्या होता है, सीजन के बेस पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के बेस पे भाई कौन से कीट है जो इसको इंसेक्ट करते हैं। अब सीजन भी 2 प्रकार का होता है यहाँ पर, एक होता है खरीफ और दूसरा होता है रबी। कि भाई खरीफ के अंदर कौन सा कीट है जो उसको हार्म करता है, फसलों को हानि पहुंचाता है, और रबी के अंदर ऐसा कौन सा कीट है जो उसको हार्म यानी कि हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट जो बेस है हमारा क्रॉप का वो रहेगा इसके अंदर बेसिस ऑफ पल्सीज, बेसिस ऑफ पल्सीज, या फिर आप बोल सकते हो बेसिस ऑफ ग्रेन। इसके अंदर जो है वो काफी सारी बातें हम इंक्लूड करके चलेंगे कि पल्सीज के बेसिस पे मतलब क्या है कि दालों में कौन सा कीट है जो इन्फेक्ट करता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स यानी कि तेल वाली जो फसलें होती है उनमें कौन सा इंसेक्ट है, कीट है जो हानि पहुंचाता है, और लास्ट है स्टोरेज यानी कि जो हम अनाज का भंडारण करते हैं उसमें कौन सा कीट है जो उसको हार्म यानी कि हानि पहुंचाता है। थर्ड होगा इकोनॉमिक बेस यानी कि आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार का मतलब इसमें क्या रहेगा कि ऐसे कौन से कीट है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, और हार्मफुल यानी कि हानिकारक है। तो यहां पर 2 पार्ट बनाए गए हैं, बेनिफिशियल यानी कि लाभकारी, और दूसरा होता है हार्मफुल यानी कि हानिकारक। और लास्ट जो हमारी स्टेज रहेगी वो रहेगी साइंटिफिक बेस। साइंटिफिक जो बेस होता है इसके अंदर क्या होता है, वैज्ञानिक आधार। ठीक है, कि कौन कौन सी हमारी क्लास है आर्थ्रोपोडा के अंदर कीटों की, और उनके एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। साइंटिफिक बेस जो होता है, वैज्ञानिक आधार क्या होता है, वैज्ञानिक आधार पर कोई भी कीट है, हमें कीट के बारे में पता है तो उससे पहले उसकी क्लास के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन सा कीट है, कौन सा इंसेक्ट है, वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, किस वर्ग से बिलोंग कर रहा है, आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है उससे। ठीक है, तो अब है ना ये जो सीजन बेस इकोनॉमिक और साइंटिफिक वे है इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। खरीफ और रबी की फसलें कौन सी है और इंसेक्ट का नाम क्या है, और फिर पल्सीज वगैरह है, फिर इकोनॉमिक्स आर्थिक के आधार पर देख लेते हैं कौन से कीट जो हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन से कीट हमारे लिए हार्मफुल है, और वैज्ञानिक आधार क्या कैसे बनाया है हमने जो इंसेक्ट है उसको डिवाइड करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि जो इंसेक्ट हैं जो हमारे क्रॉप को हार्म करते हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं। कौन कौन से बेसिस बनाए थे, पहले सीजन के बेस पे पहले मैंने बताया खरीफ। अब खरीफ की जो क्रॉप्स होती है उनमें कौन सा कीट होता है जो उनको डैमेज करता है, वो होता है रेड हेयरी कैटरपिलर यानी कि कातरा। ठीक है, ये जो समर सीजन की जो हम क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, गर्मियों के मौसम की जो फसलें होती है उनमें लगने वाला कीट होता है कातरा। नेक्स्ट होता है रबी। रबी जो होता है वो
विंटर जो क्रॉप्स होती है उसको क्या करता है, हार्म करता है, हानि पहुंचाता है। उसका नाम है पिंक बोरर। ये पिंक बोरर एक इंसेक्ट है। इसको गेहूं का गुलाबी छिद्र भी कहा जाता है। जो गेहूं होता है उसके अंदर ये पिंक कलर के क्या कर देता है, पोर्स फॉर्मेशन कर देता है, छिद्र बना देता है। तो इस तरह से क्या करता है, ये प्लांट को हार्म करता है, हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट है बेस ऑन क्रॉप्स। क्रॉप के बेसिस पे वो जो पैडी दाने फसलों को हानि पहुंचाते हैं उसमें व्हाइट ग्रेप यानी कि सफेद लट रहेगी। नेक्स्ट जो रहेगा इन्फेस्टिंग पल्सीज। इसके अंदर ग्राम कोटर बोरर है, चने का फली छेदक, जो चने की जो फसल होती है, ग्राम जो हमारी क्रॉप्स होती है उसकी जो पोड होती है यानी फली, उसको छेद करके उसके अंदर चला जाता है। ये कहा जाता है इन्फेस्टिंग पल्सीज। ठीक है, चने यानी ग्राम के अंदर। ऑयल प्रोड्यूसिंग के अंदर ऐसे कौन से इंसेक्ट है जो तेल वाली फसलों को हार्म करते हैं, जैसे है मोइला ऑफ मस्टर्ड, सरसों का मोइला। ये क्या करता है, जितने भी तेल उत्पादन वाले पौधे हैं उसमें हानि करता है। सब्जियों में हानि पहुंचाने वाले कीटों का नाम है फ्रूट बोरर, फल भेदक कीट। ठीक है, जो वेजिटेबल्स होती है उनका जो हमारा जो मेन रिजल्ट है, फल है, उसको वो क्या कर देता है, उसके अंदर पेंट्रेट करके उसके अंदर चला जाएगा और उसको हार्म कर देगा, सड़ा देगा, उसके अंदर रोट यानी कि सड़न पैदा कर देगा। फ्रूट्स के अंदर जो हार्म करते हैं ईट बारक इंसेक्ट, छाल खाने वाला कीट। ये ऐसा कीट है जो फ्रूट है उनकी छाल खा जाता है या फिर फ्रूट को भी ये रोट सड़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्टोरेज, यानी कि जो हम भंडारण करते हैं अनाज का, उसके अंदर ऐसे कौन से कीट है जो उसको खा जाते हैं, खराब कर देते हैं। माइक्रोपल्सीज, यानी कि जो दालें वगैरह होती है या फिर पैडी चावल वगैरह होते हैं उनके अंदर घुन लग जाती है, जो हमारा सीड होता है या बीज होता है उसको वो अंदर से क्या कर देती हैं, खोखला कर देती है। तो ये कुछ ऐसे कीट है जो हमारी क्रॉप्स के ऊपर हार्म करते हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो रहेगा, अब कौन सा बेसिस बनाते हैं, बेसिस इकोनॉमिक्स बेसिस, और उसके बाद रहेगा साइंटिफिक बेसिस। चलो देखते हैं इकोनॉमिक्स बेस पे क्या क्या डिफाइन है। तो थर्ड क्लास है, थर्ड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स वैल्यू। आर्थिक आधार पर कौन से होते हैं, कौन सा है, आर्थिक आधार, और ये होता है वैज्ञानिक आधार। तो आर्थिक आधार पर दो भाग है, बेनिफिशियल लाभदायक और हार्मफुल यानी कि हानिकारक। बेनिफिशियल में आता है हनीबी और सिल्क वॉर्म। हनीबी यानी कि जो मधुमक्खी होती है जो हनी प्रोडक्शन यानी कि शहद उत्पादन में हेल्प करती है, तो ये एक ऐसा कीट है जो हमारे लिए लाभकारी है। और सिल्क वॉर्म रेशम का जो कीट होता है उससे रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल यानी लाभकारी होता है। सिल्क वॉर्म जो होता है इसकी जो लार होती है उससे सिल्क प्राप्त किया जाता है और इस सिल्क को मॉडिफाइड करके उसके कपड़े बनाए जाते हैं, इनकी फाइबर फॉर्मेशन की जाती है, धागे बनाए जाते हैं। हार्मफुल जो होते हैं टर्माइट, दीमक होती है। दीमक के यानी कि बारे में आप लोगों को पता है कि जो दीमक होती है वो पूरे पौधे का जो तना होता है उसको अंदर से खोखला कर देती है। तो इस तरह से ये पौधे जो हमारी फसलें हैं उनको हानि पहुंचाती है। दीमक का प्रकोप ज्यादातर जो सूखी मिट्टी होती है, ड्राई होती है, वहां देखने को मिलता है। वैज्ञानिक आधार पर हमने यहाँ पर कुछ क्लास बनाई है इंसेक्ट की, और यहाँ पर है उन इंसेक्ट के एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आर्थोपटेरा एक क्लास है जिसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ग्रासहोपर। ठीक है, आइसोपटेरा है, ये क्लास है, और इस क्लास से बिलोंग करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है या इंसेक्ट है वो कहलाता है टर्माइट। और लास्ट जो है वो है हिप्नोप्टेरा, ये जो क्लास है इसका एग्जाम्पल होता है हनीबी यानी कि मधुमक्खी। तो यहां पर हमारी कंप्लीट हो जाती है क्या, इंसेक्ट इनफेक्ट द क्रॉप आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइप। सीजन के बेसिस पे पहला था, सेकंड था हमारा बेस ऑन क्रॉप, थर्ड रहा था हमारा बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, और लास्ट था हमारा बेसिस ऑफ साइंटिफिक वे। अब होता है हमारा पहला जो इंसेक्ट है इस चैप्टर का, उसकी हम शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमें कोई भी इंसेक्ट को कंट्रोल करना है, ठीक है, जो हमारे क्रॉप्स को हार्म करता है, तो उससे पहले हमें उस इंसेक्ट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। वो बेसिक नॉलेज क्या क्या होती है कि जो इंसेक्ट होता है सबसे पहले उसकी हमें पता होनी चाहिए हिस्ट्री। ठीक है, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। मेटिंग पीरियड, प्रजनन काल उसका पता होना चाहिए, किस समय वो प्रजनन करता है। हैबिटेट,
हमें पता होना चाहिए, आवास उसका पता होना चाहिए, ताकि हम उसका, अगर हमें आवास पता होगा, उसकी जगह पता होगी मेटिंग की, तो वहां पर वो एग वगैरह प्रोड्यूस करता है, उन एग को हम कोलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। तो इससे उनकी जो कंसंट्रेशन है वो आगे इंक्रीज नहीं हो पाएगी, बढ़ नहीं पाएगी। लास्ट जो होता है इसके अंदर वो होता है नेचुरल एनिमी। नेचुरल एनिमीज यानी कि प्राकृतिक दुश्मन कौन कौन से हैं। देखो हमने देखा है कि कीटों को खाने के लिए काफी सारे नेचुरल एनिमी होते हैं, यानी कि प्रेडिएटर होते हैं। वो प्रेडिएटर कौन कौन से होते हैं? क्रो, पैरट, बहुत सारे बर्ड्स है, लेकिन मैं मेनली यही बता रहा हूं कि ये जो प्रेडिएटर होते हैं इनको परभक्षी बोलते हैं, ठीक है। पर ये जो परभक्षी होते हैं, ये परभक्षी क्या करते हैं, ये जो कीट होते हैं, इन कीटों के या तो अंडों को या इन कीटों को खा जाते हैं और इस तरह से इनको करते हैं कंट्रोल, यानी कि नियंत्रित, ठीक है। तो अब हम हमारा पहला जो इंसेक्ट है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। पहला जो कीट है वो रेड है कैटरपिलर, जिसको बोलते हैं कातरा, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, यानी कि साइंटिफिक नेम इंसेक्टा मूरी। ऑर्डर जो होगा लिप्डोप्टेरा, जैसे अभी हमने साइंटिफिक बेस जो किया था, ठीक है, उसके अंदर बताया था लिप्डोप्टेरा। क्लास जो होती है आर्किटिडी। आर्किटिडी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले डिफाइन कर रखा है। आर्किटिडी वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, 4 पेयर ऑफ विंग्स, ठीक है, और क्या होते हैं, बॉडी होती है वो 2 पार्ट में सेगमेंटेशन होती है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। दैट इज हेड और थोरैक्स, हेड और एब्डोमेन, यानी कि सिर और उदर मिलता है। थोरैक्स होता है आर्किटिडी जो क्लास होती है उसके अंदर नहीं पाया जाता है। इट इज ए पॉलीफेगस इंसेक्ट। ये जो इंसेक्ट होता है ये पॉलीफेगस होता है, इनकी सर्वाहारी, जो कुछ मिल जाता है उसको ये इनगल्फ खा जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं मैं लिख करके डिनोट नहीं करूंगा, यहीं पर आपको बता देता हूँ। सिम्टम यानी कि लक्षण कैसे होंगे, देखने में ये हमें कैसा दिखाई देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, बॉडी है, तो यहाँ पर जो बॉडी होगी आर्किटिडी क्लास से बिलोंग करता है, तो थोरैक्स नहीं रहेगा यहाँ पर, इसके अंदर थोरैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो होते हैं उनमें इंसेक्टा का जो क्लास है उसके अंदर थोरैक्स पाया जाता है। तो चलो मैं यहाँ आपको एक बार डिफाइन जरूर कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो एक अडल्ट मॉथ होगा, यानी कि प्रौढ़ स्लग होगा, बिग बॉडीज बड़े साइज का मिलेगा, टू मीडियम साइज मध्यम आकार का मिलेगा। जो विंग्स होंगे, पंख होंगे, वो व्हाइट होंगे, ठीक है। विंग्स आर व्हाइट एंड हैव ए ब्लैक स्पॉट ऑन दी विंग्स, और जो विंग्स होंगे उसके ऊपर काले बिंदु मिलेंगे इस तरह से, ठीक है, काले बिंदु मिलेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, जो एंटीरियर विंग्स होंगे, सामने वाले पंख, थोरैक्स और एब्डोमेन, उस पर क्या मिलेंगे, उसके ऊपर मिलेंगे आपको कुछ लाइनें दिखाई देंगी, कुछ लाइंस दिखाई देंगी, ठीक है। और वो लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी, वो होगी स्कारलेट रेड। कैसा, स्कारलेट रेड। ये क्या होता है, ये कलर होता है, इसको बोलते हैं सिंदूरी लाल। यानी कि क्या होता है, एंटीरियर विंग की एक्सटर्नल मार्जिन ऑफ एंटीरियर विंग and some part of thorax and abdomen are scarlet red in color। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, एंटीरियर विंग, thorax and abdomen, these have a red color body, इसको बोलते हैं स्कारलेट रेड, यानी कि सिंदूरी लाल। सामने वाले पंख, इनकी जो एक्सटर्नल मार्जिन होगी, बाहरी किनारे, थोरैक्स का कुछ बाहरी किनारा और एब्डोमेन के कुछ बाहरी किनारे, यानी कि ये वाले, ये आपको स्कारलेट रेड यानी कि सिंदूरी लाल दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेशन होगी। कंप्लीटली नहीं होगा, लेकिन इसके जो एक्सटर्नल मार्जिन है यानी कि बाहरी किनारे, वो थोड़े बहुत स्कारलेट रेड यानी कि सिंदूरी लाल दिखाई देंगे। एक कंप्लीटली जो डेवलप कैटरपिलर होगा, कंप्लीटली डेवलप कैटरपिलर जो होगा वो होगा 30 to 40
माइक्रोमीटर मिलीमीटर लंबाई में, 30 से 40 मिलीमीटर की उसकी लेंथ यानी लंबाई होती है। जो वूल बॉडी यानी कि पूरा जो शरीर होता है इज कवर्ड विद रेड टू ब्राउन हेयर, ठीक है। पूरी जो बॉडी होगी वो लाल और भूरे बालों से कवर्ड होगी, ढकी हुई होगी, ठीक है। बट हेड आर डीप ब्राउन, जो हेड होगा ना वो कैसा होगा, डीप ब्राउन यानी कि गहरा भूरा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं हम, इसके आते हैं लॉस और इंपॉर्टेंस। क्या होते हैं लॉस और इंपॉर्टेंस? लॉस और इंपॉर्टेंस, सबसे पहले जो लॉस रहेगा वो क्या रहेगा कि ये जो कीट है, इंसेक्ट है, ये लूज और लाइट सॉइल जो होती है उसके ऊपर अटैक करता है, यानी कि जो कमजोर और हल्की मिट्टी होती है उसके ऊपर इसका इन्फेस्ट रहेगा, प्रकोप रहेगा। सेकंड जो है लेस रेनफॉल रीजन, जिन इलाकों में कम बारिश होती है वहां पर भी ये जो इसका इन्फेस्ट यानी कि प्रकोप है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। न्यूट्रिशनल प्लांट कौन से है, जिसके ऊपर ये अटैक करता है, जिससे अपना ये फीड यानी भोजन लेता है। मेज, मक्का, मिलेट, बाजरा, बार्ले, जौ, मूंग, ये कुछ प्लांट है, न्यूट्रिशनल प्लांट है इस इंसेक्ट, इस कीट के लिए, जहां से ये अपना क्या लेता है, फीड लेता है, भोजन लेता है। अब जो होती है इसके अंदर इंपॉर्टेंट वो होता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, ठीक है। जो लाइफ साइकिल होती है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया था कि लाइफ साइकिल जो होती है उसी के बेसिस पे हम जो इंसेक्ट वगैरह है उसका कंट्रोल करते हैं, यानी कि उसके लिए जो ड्रग्स वगैरह होती है या केमिकल्स वगैरह होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। लाइफ साइकिल अगर हमें पता है तो हम इंसेक्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अडल्ट, ठीक है, प्रौढ़, उससे बनते हैं एग, फिर होता है लार्वा, फिर होता है लार्वा है वो इस तरह से होगा कुछ, ये होता है प्यूपा, और फिर होता है अडल्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र से। When the first or second heavy rainfall, whenever the first or second heavy rainfall, the adult come out from the soil at night and they attract towards the light source. जैसे ही पहली और दूसरी भारी वर्षा होती है उस समय जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों, मेल और फीमेल क्या होते हैं, emerge out from the soil, मिट्टी से बाहर आते हैं, एंड दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, और वो लाइट रिसोर्स जो होता है यानी प्रकाश स्रोत की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। वो प्रकाश स्रोत के आकर्षित कैसे होते हैं, क्योंकि उसके पास मैंने बताया था एंटीना होता है, वो संवेदनाओं को, जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन जो है संवेदनाओं को वो क्या करता है, ग्रहण करता है, तो वो प्रकाश की ओर खींचे चले आते हैं। आफ्टर दैट मेल एंड फीमेल मेट ईच अदर फॉर 1 आवर, उसके बाद जो मेल और फीमेल है यानी कि नर और मादा है 1 घंटे के लिए मीटिंग जो पीरियड होता है वो व्यतीत करते हैं। आफ्टर दैट फीमेल ले एग अंडर द लीफ सरफेस, उसके बाद जो फीमेल होती है वो पत्ती की निचली जो सतह होती है, लोअर सरफेस होती है, वहां पर एग प्रोड्यूस करती है, एंड अप्रोक्सीमेटली 15,000 एग प्रोड्यूस इन लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल में क्या है 1500 एग प्रोड्यूस करती है। जैसे ही एग फॉर्मेशन होती है तो एग जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, एग जो होते हैं इसके पेल येलो कलर के होते हैं, पेल येलो कलर के होते हैं, और ओपियम सीड के जैसे वो उनकी स्ट्रक्चर होती है। क्रीमिश कलर के देखने को बोल सकते हैं हम, क्रीमिश कलर होता है। ओपियम सीड यानी कि जो पोस्त का बीज होता है ना उसके जैसी इनकी आकृति होगी, ठीक है, लुक लाइक ओपियम सीड। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही एग से लार्वा बनेगा
ठीक है, एग हैच होगा, एग हैच। एग हैचिंग होगी, एग हैचिंग को हम बोलते हैं विस्फोटन, एंड विस्फोटन। तो जैसे ही एग हैचिंग होगी, यानी कि एग विस्फोट होगा, टूटेगा, तो उससे लार्वा बाहर आएगा। वे जो लार्वा है, ये लार्वा जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रुप के अंदर ये इकट्ठे होकर के जो टेंडर पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे कि लीफ वगैरह है, उन पर अटैक करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा, तो ये समूह में न रह करके, ग्रुप में न रह करके सेपरेट अलग अलग हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट दे ईट द टेंडर पार्ट ऑफ प्लांट। पहले तो ये ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, स्मॉल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हो जाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, और जो टेंडर पार्ट होते हैं लीफ के, जो नरम और कोमल पार्ट होते हैं, उनको फिर इनगल्फ करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है उसके बाद, आफ्टर दैट फ्रॉम एग, आफ्टर दैट फ्रॉम एग, यानी कि अंडों से, ठीक है, लार्वा जो स्टेज होती है वो बाहर आती है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 डेज। ठीक है, अंडों से जो लार्वा स्टेज होती है वो बाहर आती है, यानी कि एग जो हैच हो जाएगा, और 4 to 5 डेज के अंदर जो लार्वा है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, लार्वा बाहर आ जाएगा अंडों से। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट लार्वा टेक प्लेस स्किन माउल्टिंग, लार्वा टेक प्लेस स्किन माउल्टिंग फॉर 6 टाइम। जो लार्वा जो स्टेज होती है ना, वो 6 बार स्किन माउल्टिंग करेगी। स्किन माउल्टिंग का मतलब होगा त्वचा निर्मोचन, कि अपनी जो ओल्ड स्किन है, पुरानी त्वचा है, उसको त्याग देती है, और जो न्यू स्किन यानी कि नई त्वचा जो होती है ना, उसको वो ऑब्टेन प्राप्त कर लेती है। इसको बोलते हैं स्किन माउल्टिंग, यानी कि त्वचा निर्मोचन। जैसे ही ये लार्वा 6 बार स्किन माउल्टिंग करेगा, तो 15 to 23 डेज के अंदर ये क्या कर जाएगा, प्यूपा स्टेज को प्राप्त कर जाएगा। यानी कि लार्वा जो है वो 6 टाइम क्या करेगा, स्किन माउल्टिंग करेगा, 6 बार त्वचा निर्मोचन करेगा, और उसके बाद 15 से 23 दिन के अंदर, 15 से 23 दिन के अंदर जो लार्वा है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्यूपा के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 15 से 23 दिन में क्या है, लार्वा जो होगा वो कंप्लीटली डेवलप होगा, यहाँ पर प्यूपा स्टेज नहीं बनेगी। क्या बताया है कि लार्वा जो है 6 टाइम स्किन माउल्टिंग करेगा, और 15 से 23 दिन में जो लार्वा है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। आफ्टर दैट जैसे ही लार्वा डेवलप हो गया, उसके बाद क्या होता है, लार्वा से प्यूपा बनने से पहले, बिफोर फॉर्मिंग प्यूपा फ्रॉम लार्वा, बिफोर फॉर्मिंग प्यूपा फ्रॉम लार्वा, द लार्वा गोज डीप इनटू द सोयल, लार्वा गोज डीप इनटू द सोयल इन दी फील्ड बाउंड्री और ट्रीज और बशिश टू 10 to 30 सेंटीमीटर डीप इन सोयल। लार्वा अवस्था प्यूपा में बदलेगी, उससे पहले ही जो लार्वा है वो बहुत सारी संख्या में क्या हो जाएंगे, समूह में इकट्ठे हो जाएंगे, और जो फील्ड यानी खेत की जो बाउंड्री होती है, सीमा होती है, या झाड़ियां होती है, या फिर जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के नीचे चले जाते हैं, 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई में चले जाते हैं जमीन के नीचे। आफ्टर दैट दे सर्वाइव 9 to 10 month डीप इन द सोयल, कि जैसे ही लार्वा प्यूपा बनने से पहले जमीन में चला जाएगा, तो वहां पर वो आने वाले 9 से 10 महीने क्या है, सोयल के अंदर ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, और जब आने वाली जब नेक्स्ट सीजन होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर जब बारिश का समय होगा, उसी समय यही जो प्यूपा स्टेज है वो क्या होगी, बदल जाएगी अडल्ट में, और यही जो अडल्ट है फिर अगली आगामी जो बारिश होगी उस समय सोयल से अमर्ज आउट होंगे। कब, व्हेन फर्स्ट और सेकंड हैवी रेनफॉल टेक प्लेस, जब पहली या दूसरी भारी वर्षा होगी उस समय ये सोयल से बाहर आ जाते हैं। इस तरह से ये लाइफ साइकिल हो जाता है कंप्लीट। लाइफ साइकिल को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अडल्ट होता है,
ये कब अडल्ट बाहर आते हैं, जब फर्स्ट और सेकंड हैवी रेनफॉल होती है, और उसके पश्चात क्या करते हैं, ये लाइट सोर्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं। मेल और फीमेल का जो होती है वो मेटिंग होती है अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, 1 घंटे तक, और जो फीमेल है उसके बाद एग प्रोड्यूस करती है अंडर द लीफ सरफेस, यानी कि पत्ती की निचली सतह पे। उसके बाद क्या होता है, एग जो होते हैं वो पेल येलो कलर के होते हैं और ओपियम सीड यानी कि पोस्ट के बीज के आकार के होते हैं। 4 से 5 दिनों में एग हैचिंग हो जाएगी। एग हैचिंग होने से लार्वा बाहर आएगा। लार्वा जो अवस्था होती है ये 6 बार स्किन माउल्टिंग करेगी, त्वचा विमोचन करेगी। तो त्वचा विमोचन से क्या हो जाएगा, लार्वा जो है वो प्यूपा बनने से पहले ही 15 से 23 दिन में तो लार्वा पूरी तरह से डेवलप हो गया, लेकिन लार्वा से प्यूपा बनने से पहले प्यूपा स्टेज नहीं बनेगी। सारे के सारे जो लार्वा है गोज डीप इनटू द सोइल, मिट्टी की गहराई में चले जाते हैं। गहराई होती है वो 10 to 30 सेंटीमीटर, यानी कि 10 से 30 सेंटीमीटर के गहराई में चले जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, जो खेत की बाउंड्री होती है, फील्ड बाउंड्री, और जो ट्रीज पेड़ और बशीज जो झाड़ियां होती है उनके अंदर चले जाएंगे, और वहां पर क्या है, प्यूपा फॉर्मेशन होगी, प्यूपा स्टेज बनेगी। प्यूपा जो है 9 से 10 महीने के लिए सोइल के अंदर रेस्टिंग पीरियड में रहेंगे, और आगामी जब फिर से रेनफॉल होगी, फर्स्ट और सेकंड हैवी रेनफॉल होगी, उस समय ये प्यूपा स्टेज फिर से अडल्ट में चेंज हो जाएगी। इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो मैनेजमेंट होती है वो किस प्रकार है। इसकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। सबसे पहले कल्चरल मैनेजमेंट होता है जिसको शस्य प्रबंधन बोलते हैं, फिर बायोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है जिसको जैविक प्रबंधन बोलते हैं, और फिर होता है रासायनिक प्रबंधन यानी कि केमिकल मैनेजमेंट। कल्चरल मैनेजमेंट के अंदर हम नॉर्मल सी बातें करते हैं। कल्चरल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो प्रॉपर वे में उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है, फर्टिलाइजर दिया जाता है ताकि इम्यूनिटी इंक्रीज की जा सके। सेकंड क्या होता है, प्रॉपर इरिगेशन की जाती है ताकि जो इंसेक्ट वगैरह है वो उनका जो प्रकोप है, इन्फेस्ट है, वो कम से कम किया जा सके। और लास्ट जो रहेगा कि शीघ्र पकने वाली जो फसलें होती है, अर्ली मैच्योर जो क्रॉप्स होती हैं, वो हम यहाँ पर ग्रो कराएंगे जिससे जो अटैक है वो कम से कम हो पाएगा। और नेक्स्ट क्या होता है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। उसके अंदर हम ट्राइकोग्रामा एक स्पीसीज होती है जो इंसेक्ट के कीट को क्या कर जाती है, इनिगल खा जाती है। इंसेक्ट के कीटों को खाने से क्या होगी, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी। यही रीजन रहता है कि हम एक बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या लेके चलते हैं, ट्राइकोग्रामा पैरास्टोइड। ये एक परजीवी होता है जो इंसेक्ट के एग को खा जाता है। लास्ट के अंदर जो मैनेजमेंट है वो केमिकल मैनेजमेंट होती है। केमिकल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या लेके चलते हैं कि एक तो मेलाथियान होता है, एक होता है क्वेनेलोफॉस। इसका हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं चूर्ण अवस्था में, और 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करते हैं इसका डस्ट यानी कि छिड़काव। या फिर हम एक सॉल्यूशन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेनेलोफास लेते हैं, क्वेनेलोफास 1.25 लीटर यानी कि 1.25 लीटर लेते हैं, और उसको 250 या फिर 500 वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। उस सॉल्यूशन को हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 2 टाइम क्या है स्प्रे किया जाता है। वहां पर डस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि डस्ट करने के लिए पाउडर होता है, स्प्रे करने के लिए लिक्विड फॉर्म होती है, तो वहां पर उसको स्प्रे किया जाएगा। इस तरह से उसको हम कर सकते हैं कंट्रोल। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, जो खेत की बाउंड्री होगी वहां पर 30 बाई 30 यानी कि 30 बाई 30 का हम क्या करेंगे, ट्यूब्स यानी कि नालियां बनाएंगे। उस नालियों के अंदर क्वेनेलोफास या फिर जो मेलाथियान जो पाउडर होगा वो डस्ट छिड़का जाएगा, ताकि जो सुंडी या गिडार है जिसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, वो कैटरपिलर क्या हो जाए, वो उन नालियों के अंदर गिर जाए, ताकि वो एक फील्ड से जो दूसरे फील्ड के अंदर है वो ट्रांसफर न हो पाए। और जैसे ही वो उन नालियों के अंदर गिरेंगे तो वो दूसरे खेत में नहीं पूछ पाएंगे। साथ के साथ नालियों में क्या डस्ट किया हुआ है, मेलाथियान पाउडर या फिर क्वेनेलोफास। जैसे ही मेलाथियान और क्वेनेलोफास के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम तीनों की तीनों मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट बाकायदा मैंने इसी क्लास के अंदर लास्ट में रिटर्न फॉर्म में भी दी हुई है, चलो देखते हैं।